अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सपोजिटरी राइटिंग पढ़ेंगे जो कि हमारा माइनर कोर्स है बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस आईटी में। कोशिश करूँगा कि इसको बेहतर एक्सप्लेन करूँ, बाकी मेरी भी इंग्लिश नॉर्मल ही है, इतनी कोई अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो पढ़ना है कोर्स एक्सपोजिटरी राइटिंग, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये होता क्या है। Expository writing is a form of writing that explains, describes, informs, or clarifies a topic to the reader in a clear, concise and logic way। अच्छा जी, इसमें आपने करना क्या होता है जी, आपको एक टॉपिक दिया है, उस टॉपिक के रिलेटेड ऐसे टाइप आपने उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने में उसको इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि वो अगला पढ़ने वाला बंदा उसको अच्छे से समझ सके, उसको उसकी नॉलेज इन्फॉर्मेशन सारा कुछ अच्छे से पता चल सके। ठीक है। अब अगली चीज़ है, इट इज़ फैक्ट बेस्ड, ऑब्जेक्टिव एंड डज नॉट इन्वॉल्व द राइटर्स ओपिनियंस और इमोशंस। ये राइटर के जो अपने ओपिनियंस या इमोशंस को नहीं लेता, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स देखता है उस टॉपिक के। ठीक है, यानी कि उस टॉपिक के मुतल्लक आपने इंफॉर्मेशन देखनी है। ये इसकी डेफिनेशन मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पहले पेज पे ही आपको शायद शो हो रही हो। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और आगे हम देखते हैं जी, इसकी कुछ टाइप्स हैं। ये एक टेबल बनाया हुआ है, इधर ही आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि ये टाइप्स होते हैं क्या और इनका काम क्या है। सबसे पहली है डिस्क्रिप्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में क्या होगा जी, उसमें आपका किसी शख्स, जगह, चीज़ या किसी भी इवेंट होता है, कोई भी मूवमेंट। फॉर एग्जांपल, आपके कॉलेज में स्पोर्ट्स मैच हुआ है, आपने उसके बारे में लिखना है। आपके जो है घर में कोई शादी की तकरीब है, उसके बारे में आपने लिखना है। या कोई भी मतलब इवेंट, कोई भी फंक्शन, कोई भी आपकी ज़िंदगी में एक मेमोराइज जो टाइम होता है, एक ख़ास मोमेंट होता है, उसके बारे में आपने लिखना है। उसके बाद इसको जो है, जिस तरह हिस्ट्री ऑफ माउंटेन की एक हिस्ट्री है, किसी पहाड़ की कोई तारीख लिख रहे हैं। उसके बाद सेकंड टाइप है इसकी, ये पहली डिस्क्रिप्टिव थी, दूसरी है इसकी प्रोसेस ऐसे, जो है प्रोसेस ऐसे। ये क्या होता है जी, ये किसी भी चीज़ का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताता है। जिस तरह आपने एक गाड़ी बनानी है, उस गाड़ी के सारे स्टेप्स उसको बनाने के लिए जो इन्वॉल्व होंगे उसमें, वो आपने इसमें बताने होंगे। यहाँ पे एग्जांपल उसने दी है कि एक केक कैसे बेक किया जाता है, तो उस केक की आपने एग्जांपल देनी है कि मतलब जिस तरह आप एक केक बेक करते हैं तो उसके लिए आपको सारे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। या आम एग्जांपल में आपने चाय बनानी हो, चाय के सारे स्टेप्स लिखने हैं, वो प्रोसेस ऐसे में आएगा। तीसरी टाइप है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। इसमें क्या होगा, ये जो है कोई दो चीज़ों के दरमियान वो उसकी सिमिलैरिटीज़, यानी कि वो आपस में मिलती किस तरह है, एक जैसी किस तरह है, और डिफरेंस यानी कि उसमें आपस में फ़र्क क्या है। दो सब्जेक्ट, दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क बताता है। जिस तरह के आप ऑनलाइन और ट्रेडिशनल, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है, जो आप ऑन द स्पॉट बैठ के पढ़ते हैं, लाइव स्टडी करते हैं, उसका कह रहा है कि एक ऑनलाइन है, एक ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं, उन दोनों में फ़र्क जिस तरह आपने कंपेयर करना है। ये होगी आपकी तीसरी टाइप। अगला है आपका केस एंड इफेक्ट ऐसे, काज एंड इफेक्ट, काज एंड इफेक्ट ऐसे। अब इसमें क्या करना है, आपने कोई जो डेली जिस तरह कोई डिजीज़ आ गई है, या फिर कोई आपका कोई हादसा हो गया है, कोई बीमारी आ गई है, कुछ भी, उसके आपने वजूहात और उसके इफ़ेक्ट्स लिखने हैं। जिस तरह के लास्ट ये ईयर कोरोना आया था, लास्ट ईयर नहीं, उससे पिछले ईयर कोरोना आया था, तो कोरोना के इफ़ेक्ट्स और उसकी वजूहात आप जो है उसके बारे में ऐसे वगैरह लिखें। या फिर आपकी कोई भी यहाँ पे डिज़ीज़ जो आ जाती है, या कोई वजह हो जाती है, कोई मसला, कोई
फॉर एग्जांपल मैं आपको जनरल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ, आपके डेली लाइफ से। जिस तरह किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना, लोग वहाँ पे पूछ रहे होते हैं होया की सी, या गलती की दी सी की, मतलब गाड़ी लग जाए तो गलती किसकी थी या हुआ क्या था। ये सारी चीज़ें उसके काज एंड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वजूहात और उसके फैक्टर्स। अच्छा जी, ये हो गया हमारा ये वाला, ये है हमारे काज एंड इफेक्ट ऐसे। अच्छा जी, अगला है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा जी, इसमें आपने किसी कोई सोशल प्रॉब्लम होगी, कोई आपकी जनरल प्रॉब्लम है, उसका हल निकालना है। जिस तरह रोड एक्सीडेंट्स है, उसके अलावा आपकी पोल्यूशन है, पोल्यूशन का आपने हल निकालना है। आपकी प्रॉब्लम क्या है, पोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या है जी। आप पोल्यूशन पे काबू पाने के लिए इसके प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे, ये वो सारा कुछ जो भी आ जाएगा वो सारा इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। आगे आ जाएगा डेफिनेशन ऐसे। डेफिनेशन ऐसे क्या होता है, ये कोई भी खासियत, खास तौर पे ये किसी खूबी के बारे में लिखा जाता होता है। जिस तरह ऑनेस्टी, ये एक खूबी है उस पे, या किसी भी चीज़ पे जिसमें उसका मानी और उसका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा आपको, वो डेफिनेशन ऐसे कहलाएगा। जिस तरह हम कंप्यूटर वाले हैं तो हम जिस तरह डेटाबेस या कंप्यूटर सिस्टम, इस तरह की चीज़ों पे ऐसे वगैरह लिख सकते हैं। ये हाईलाइट हो गया है, ये कर रहा हूँ, सॉरी, ये लें। लास्ट हमारी टाइप रहेगी क्लासिफिकेशन ऐसे। क्लासिफिकेशन ऐसे क्या होगा, इसमें वो चीज़ आएगी जो अपनी टाइप्स रखती है। जिस तरह के सोशल मीडिया है, जिस तरह के आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर की भी आगे टाइप्स होती हैं। जिस तरह के आपकी डिफरेंट चीज़ें हैं जिनकी आगे टाइप्स होती हैं, इसमें चीज़ों के डिफरेंट आगे ग्रुप्स बनाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी वर्किंग की बेस पे। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत मेरी समझ आ ही रही होगी। मैं कंप्यूटर का बंदा हूँ भाई, मुझे जो है ना इंग्लिश का थोड़ा सा फिर कंसेप्ट उस तरह का ही होता है। अच्छा जी, इसका पर्पस क्या है जी, इस हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग को। सबसे पहले ट्रू इन्फॉर्म द रीडर अबाउट अ टॉपिक। सबसे पहले आपने अपने रीडर को बताना है कि आपका टॉपिक है क्या, आपके टॉपिक के बारे में है क्या, उसका जो है आपने मेन थीम बताना है, आपका टॉपिक उस चीज़ के बारे में बताना है। सबसे पहले चीज़ का नॉलेज तो होना चाहिए ना, ये है क्या। बंदा कोई दुकान से चीज़ खरीदने चला जाए, उसको पता ही ना हो ये चीज़ है क्या, वो लेके आऊगा या उन्हें उत्थे छड़ आऊगा, एक सोचने वाली बात है। अच्छा जी, उसके बाद टू एक्सप्लेन हाउ समथिंग वर्क्स। अब वो चीज़ का पता है, अब उसको इस्तेमाल करने का ही नहीं पता कि वो किस तरह काम करती है, तो वो बंदा किस तरह उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद आ जाता है टू डिस्क्राइब अ प्रोसेस, कॉन्सेप्ट एंड सिचुएशंस। अब उसका प्रोसेस बताएगा, उसकी डिफरेंट सिचुएशंस बताएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक बाइक लेने जाना है। बाइक पहले, सबसे पहले वो बाइक के इंट्रोडक्शन करवाएंगे जी, ये बाइक ये है, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये है, इस तरह है, इस तरह है, सारा उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद उसकी वर्किंग बताएंगे। तीसरे पॉइंट पे, ये पहले पॉइंट पे उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, दूसरे पॉइंट पे वो उसकी वर्किंग बताएंगे। ओए होए, दूसरा पॉइंट हाईलाइट ही नहीं आया, ये वाला। ती तीसरे पॉइंट पे, इस पे आके जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ थर्ड वाला, इस पे आके वो बताएगा कि ये किस सिचुएशन है। अब वो बताएगा जी, ये आपकी जो आपका फ्यूल ख़त्म हो जाए तो आपकी बाइक इलेक्ट्रिक बेस भी है, या आपका इतनी देर तक आपकी बाइक इलेक्ट्रिकली चल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी स्पीड इतने से ऊपर जाएगी तो ये फ्यूल लेगी, इतने से नीचे रहेगी तो ये बैटरी पे वर्क करेगी, ईटीसी, ये सारा कुछ। उसके बाद आ जाता है एनालाइज। आपने इसके जो केस इफेक्टिव पढ़ा था ना ऊपर क्लासिफिकेशन, उस पे आ गए हैं आप। आपने यहाँ पे देखना है जी, इसको कंपेयर करना है कि मेरी पुरानी बाइक ठीक है या ये बाइक ठीक है। अच्छा, मैं पुरानी बाइक पे जाता हूँ, वो उसकी जो एवरेज है वो ज़्यादा है, इसकी कम है, उसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। अच्छा, ये ठीक है। इसमें आपने कंपैरिजन करना है अपनी डिफरेंट चीज़ों में कि ये अच्छी है या दूसरी चीज़ अच्छी थी ये। उसके बाद आ जाता है पांचवा लास्ट पॉइंट, क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्स आइडियाज फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे
आपने जो बड़े बड़े आइडियाज़ हैं उनको आसानी से अंडरस्टैंड करने के लिए आप जितना इफेक्टिव, जितना अच्छा आपका वो लिखा होगा, उतना ही आसानी से आपको समझ आ जाएगी। इसकी एप्लीकेशंस कुछ हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग की, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होती है। सबसे पहले एकेडमिक्स में, एकेडमिक्स यानी कि आपकी एजुकेशन में। एजुकेशन में कहाँ पे इस्तेमाल होती है? रिसर्च में, रिसर्च पेपर्स में, ऐसे में, टेक्स्ट बुक्स के चैप्टर्स बनाने में। उसके बाद आ जाती है अगली फील्ड है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में क्या होगा जी? ये न्यूज़ आर्टिकल्स, आपकी जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं उसमें, और आपके डिफरेंट इंफॉर्मेटिव फीचर्स वगैरह में इस्तेमाल होती है। तीसरा आ जाता है बिजनेस एंड टेक्निकल राइटिंग। यहाँ पे मैनुअल्स और ये आपकी आ जाती है बिजनेस के अंदर। जिस तरह आप कोई, अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसके साथ उसका एक मैनुअल बनाती है। वो मैनुअल एक बुकलेट टाइप होता है जिसके अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसका यूज़, उसकी जो है उसकी तारीफ़ें जो कंपनी ने बनाया है, मतलब वो वर्क किस तरह करे, किस तरह बेनिफिशियल है, ईटीसी। अब अगला पॉइंट है सोशल मीडिया एंड ब्लॉग्स। सोशल मीडिया तो आम तौर पर आपको पता है कि आपकी सबसे पहली चीज़ तो पोस्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह में लोगों को गाइड करने के लिए सारा आपका सोशल मीडिया में ये वर्क करती है। लास्ट एवरी डे कम्युनिकेशन, आप अपनी लाइफ की कम्युनिकेशन में भी एक्सपोजिटरी राइटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी कॉलेज प्रेजेंटेशंस, जो आपकी यूनिवर्सिटी प्रेजेंटेशंस होती हैं उसमें, ईमेल्स में, ऑफिशियल जो अपने मेमोज़ वगैरह, अपनी मतलब आई थिंक मेमोज़ वगैरह ये वो है कि आप जो अपनी ऑफिशियल पोस्ट वगैरह लगाएंगे उसके नीचे जो लिखना वगैरह। इसके कुछ फीचर्स हैं। क्लियर फॉर्मल एंड न्यूट्रल, ये क्लियर होती है और एक फॉर्मल इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये न्यूट्रल टोन रखती है, यानी कि इसमें कोई इतना डिफ़िकल्टी कोई नहीं होती। उसके बाद लोकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये आम तौर पर इस्तेमाल होती है हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में और स्टेप्स वगैरह में। उसके बाद जो है यूज़ ऑफ फैक्ट्स, यानी कि इसमें डिफरेंट फैक्ट्स वगैरह यूज़ करेंगे आप, इसके डिफरेंट फैक्टर्स देखेंगे। नो पर्सनल ओपिनियन और इमोशन, यानी कि इंसान अपने पर्सनल ओपिनियन वगैरह नहीं देता, इसमें रियलिटी पे बात करता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल, ये नहीं मुझे पता, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स इसके यही हैं कि आप उसके बाद उसका देखेंगे कि ये आपके कहाँ कहाँ पे किस तरह आपका हेल्पफुल हो सकती है, नहीं हो सकती, ईटीसी। अच्छा जी, आगे इसकी आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव एक्सपोजिटरी राइटिंग। ये आपका टॉपिक शुरू हो गया अगला। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले क्लैरिटी है। क्लैरिटी का मतलब है इजी टू अंडरस्टैंड एंड फ्री फ्रॉम कन्फ्यूजन। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये सिंपल और बड़ी आसान राइटिंग में लिखा गया होगा। सबसे पहली चीज़, इसके पॉइंट वगैरह आप खुद ही रीड आउट कर लीजिएगा, ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। उसके बाद है कोहेरेंस, यानी कि इसमें क्या होगा कि इसकी लॉजिकली कनेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे शुरू करते हैं, आपने ये नहीं करना कि पहले उसकी जो है एक बाइक है, पहले उसके व्हील्स के बारे में बता रहे हैं, फिर उसके डायरेक्ट हैंडल पे आ गए हैं, फिर उसके फ्यूल इफेक्टिव आ गया है, फिर उसके इंजन पे चले गए हैं, फिर उसके वापस जाके साइलेंसर पे चले गए हैं। आप लोगों ने एक स्टेप को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप, और एक अच्छे अंदाज में एक अच्छा कनेक्शन बनाना है कि इस बाइक में ये बाइक बहुत अच्छी है, इसकी स्पीड बहुत है, उसके बाद इसमें ये कंफर्टेबल है, किस तरह कंफर्टेबल है, इसके आगे फैक्ट्स हैं, उस सारे फैक्ट्स को बताना है, सारा कुछ ईटीसी। ठीक है, मतलब इसमें ये नहीं करना है कभी किसी की टांग पकड़ ली और कभी किसी का सर पकड़ लिया, एक तरतीब के साथ चलना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ये वेल स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होती है। ये मतलब एक ख़ास स्ट्रक्चर के साथ प्रॉपर एक इसका एक तरतीब, एक स्ट्रक्चर बनाया गया होता है जो कि देखने में भी अच्छा लगता है। जिस तरह इंट्रोडक्शन है, फिर बॉडी पैराग्राफ है, फिर कंक्लूजन है, ये एक ऐसे का उसने फॉर्मेट दिया है। ये पहले पॉइंट में ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये वाले। अच्छा जी, उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न है, उसके अलावा उसमें यही है, डिफरेंट ऑर्डर्स उसने बताए हैं कि किस किस ऑर्डर में ये ऑर्गेनाइज हो सकती है। ये आपका आ गया जी क्लैरिटी, कोहेरेंस और ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या? क्लैरिटी मैं आपको बता तो सारा चुका हूँ,
इसकी इम्पोर्टेंस आप देख लेते हैं। क्लैरिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें आपकी कन्फ्यूजन नहीं होगी और इसमें आपका जो मैसेज है वो उसको समझने में आसानी होगी। कोहेरेंस में क्या होगा जी, इसमें आपका जो रीडर्स है वो आइडियाज़ को बड़ी आसानी से जो है ना पिकअप कर सकता है। उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये बताती है कि ये जो रीडर के लिए फ्रेंडली है, रीडर मतलब आसानी से समझ रहा है और रीडर को कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं हो रही। उसके बाद आ जाता है जी पैराग्राफ, अगला टॉपिक। पैराग्राफ क्या होता है हमारे पास, a series of 3 to 5 sentences that are organized and coherent and are all to single topic is called a paragraph। ये आ गई इसकी डेफिनेशन। breaking the large sentences in essay or topic into smaller pieces in a well structured form is known as paragraph। या इसकी ये अगली डेफिनेशन आपकी ये आ गई। The line should include in a paragraph is at least 3 to 5 or no more। अच्छा जी, एक पैराग्राफ में 3 से 5 लाइनें होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती, ये याद रखिएगा। आपका एक पैराग्राफ 3 से 5 लाइनों का होता है। इसमें ये होता है कि आप एक पूरा ऐसे बंदा ना एक ही जो सीधी लाइन होती है, एक ही चीज़ देख देख के बंदा बोर हो जाता है। तो इसलिए पैराग्राफ जो ऐसे है उसके डिफरेंट पार्ट्स किए जाते हैं जिनको पैराग्राफ कहा जाता है। और पैराग्राफ जो होते हैं वो 3 से 5 लाइनों के होते हैं। इसके बारे में हम कंप्लीट आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक छोटा छोटा आपका व्यू पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है जिनको मिला के एक ऐसे बन जाता है। पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ, सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस, फिर है सपोर्टिंग डिटेल्स और उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस। आपके ऐसे के सबसे पहले एक पैरा आता है जी, जिसमें आप इंट्रोडक्शन देते हो उसका सारा कि ये होता क्या है, ये क्या बला है, ये क्या चीज़ है, सारा कुछ। वो होता है टॉपिक सेंटेंस। इसमें उसकी सारी जो है ना इंट्रोडक्शन बताना है। उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स, इसमें उसकी आपने सारी एक्सप्लेनेशन बता देनी है अपने एनालिसिस के मुताबिक, जनरल फैक्टर्स पे सारा कुछ। इसमें आपने छोटे छोटे पैराग्राफ बना के इसके दूसरे पार्ट में आपने सारा वो ऐसे का ना बता देना है। तीसरी में आ जाती है कंक्लूडिंग, उसमें आपने कंक्लूजन दे देनी है। 3 से 5 लाइनों का आपने ओवरव्यू दे देना है कि आपने आज इस पैरे में बताया क्या क्या सारे में। अच्छा जी, उसके बाद टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स आ जाती हैं। ये पहले था पार्ट्स हैं, अब टाइप्स हैं। टाइप्स क्या होती हैं, टाइप्स में एक है डिस्क्रिप्टिव टाइप और दूसरी है नरेटिव टाइप, तीसरी है एक्सपोजिटरी टाइप, चौथी है परस्यूएसिव टाइप। कोई इंग्लिश वाला बंदा सुन रहा हो तो काइंडली मेरी गलतियां ना कढ़ियो, मेरी इंग्लिश माठी जाइए। अच्छा जी, सबसे पहली टाइप है डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव टाइप में आप किसी टॉपिक के बारे में बताते हैं अपने रीडर को कि इसका मकसद क्या है और इसकी ये जो है आप इसमें क्या क्या होता है सारा कुछ, वो उसकी डिस्क्रिप्शन उसको डिस्क्राइब करते हो। इसके डिफरेंट सेंसेस में, डिफरेंट इसके फैक्टर्स में आप इसका बताते हो। नरेटिव में क्या है जी, किसी स्टोरी के बारे में आप बता रहे हो, उसका एक सीक्वेंस बना के आप बताओगे, स्टार्ट फिर मिड फिर उसके एंड, इस तरह आप उसके एक तरतीब में एक नरेशन बना के उसमें बताओगे। तीसरा है एक्सपोजिटरी टाइप है। एक्सपोजिटरी टाइप इफ़ेक्टिव टाइप होती है, इसमें आप ज़रा अच्छे से उसको एक्सप्लेन करोगे, उसका प्रोसेस बताओगे, उसके इन्फ्लुएंस जो कि रीडर स्टेप बाय स्टेप समझ सके, और उसका मेथड वगैरह भी सारा कुछ बताओगे। उसके बाद आ जाती है चौथी टाइप आपकी परस्यूएसिव टाइप ऑफ पैराग्राफ। ये पैराग्राफ की जो टाइप होती है ना, ये आपकी ऑडियंस को जो है ये राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू बताती है कि वो क्या कहाँ कितने पानी में है, वो क्या बता रहा है आपको। इस टाइप में आप जो है ज़्यादातर ये टीचर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बेनिफिशियल है। किस वजह से, ये एक बिल्डिंग
जो एक अरेंजमेंट बनाने के लिए बड़ी बेनिफिशियल होती है। उसके बाद इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कुछ टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस का सबसे पहले टॉपिक, उसके बाद ये इसमें होता क्या है, फिर ये इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ, या इसका मेन आइडिया जो है। ये 3 पॉइंट मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं आपके सामने। अगला है जी स्पोर्टिंग डिटेल्स। डिटेल्स में क्या होगा, व्हाट आर द स्पोर्टिंग सेंटेंस, इसके स्पोर्टिंग सेंटेंस और ये क्या होते हैं, और इनका आपने आगे फैक्ट्स और इनकी डिटेल्स बता देनी है। उसके बाद क्लोजिंग सेंटेंस, इसका लास्ट कंक्लूजन टाइप, और इसमें इसका मेन आइडिया आ जाना है, और आपने इसका सारा बता के अपना पैराग्राफ ख़त्म कर देना है। अभी हाफ तकरीबन आपकी आउटलाइन भी नहीं कवर हुई, मैं लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ जी। वो बार्गेनिंग वाले हमारे जो एरिया में ना आते रहते हैं लोग, अब उनका भी रोज़गार है, उन्होंने भी स्पीकर्स वगैरह यूज़ करने होते हैं, इस वजह से मैंने लेक्चर स्टॉप किया था जी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। उसके बाद आ जाते हैं कोहेरेसिव वर्ड्स इन पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो आप कोहेरेसिव वर्ड्स यूज़ करते हैं या ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी आप इन्फॉर्मेशन देखेंगे जी। सबसे पहले टू शो एडिशन, अगेन एंड आल्सो, बिसाइड, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप उसके मकसद लिखे हैं कि किस लिए आप यूज़ करते हैं एक इफ़ेक्टिव राइटिंग लिखने के लिए। अब आपने किसी एडिशन में किसी चीज़ की एडिशन देनी है तो उसमें अगेन एंड ऑल्सो, बिसाइड, इक्वली इम्पोर्टेंट, या फर्स्ट, सेकंड, इस तरह, या फर्दर, या फर्दर मोर, इन एडिशन, ये सारे आपके वर्ड्स हैं। उसके बाद एग्जांपल के लिए कुछ हैं, उसके बाद कंपेयर करने के लिए हैं, कॉन्ट्रास्ट के लिए हैं, समराइजेशन के लिए हैं, उसके बाद टाइम शो करने के लिए हैं, उसके बाद प्लेस या डायरेक्शन के लिए हैं, उसके बाद कोई लॉजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए हैं। ये सारे वर्ड्स आप देख लीजिएगा, सारे वर्ड्स हैं कि ये वर्ड्स किस किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद पैराग्राफ डेवलपमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ। A paragraph is a collection of sentences which all relate to one main idea और टॉपिक। अब इसमें एक पैराग्राफ आपको पहले ही बताया है कि इसमें एक ही टॉपिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक मेन आइडिया या एक मेन टॉपिक के साथ जुड़ा होता है। इफेक्टिव पैराग्राफ है 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, अ टॉपिक, सेंटेंस यूनिटी, कोहेरेंस एंड adequate development. Each of these characteristics is discussed below. अच्छा जी, इनकी डिस्कशन नीचे है। ये 4 जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले यूनिटी है। यूनिटी जो होती है ये आपको बताती है कि ये आइडिया आपके इस पैराग्राफ में है जो कि हैंग टुगेदर इन अ वे दिस दैट इज़ ईजी फॉर द रीडर, जो कि रीडर के लिए ईजी और अंडरस्टैंडेबल है। राइटर जो है एक नए आइडिया में गया है जो कि कहीं कोई और नहीं देता, इसी राइटर ने दिया है, यानी कि ये अपने आइडिया में अकेला है। उसके बाद कोहेरेंस है। कोहेरेंस आपकी जो होती है वो फ्लो ऑफ आइडिया होता है, आपका आइडिया जो है ईजीली अंडरस्टूडेबल और ईजी होता है। उसके बाद एडिकेट डेवलपमेंट है। अ पैराग्राफ इज एडिकेट डेवलपमेंट व्हेन इट डिस्क्राइब्स, एक्सप्लेन्स एंड सपोर्ट्स द टॉपिक सेंटेंसेस। अब अगर वो अच्छे से एक्सप्लेन करे और टॉपिक सपोर्टिंग पैराग्राफ लिखे। अब ये नहीं कि लिख बाइक पे रहे हैं और आपने अंदर कार की प्रॉपर्टीज़ जो है वो लिखी हुई हैं, ये तो आपके सपोर्टिव नहीं ना होगी। आप बाइक पे लिख रहे हैं तो बाइक के बारे में लिखें, कार के पे लिख रहे हैं तो कार के बारे में लिख रहे हैं, स्कूल पे लिख रहे हैं तो स्कूल के बारे में लिख लें, कॉलेज के पे लिख रहे हैं तो उसी के बारे में लिखना है। जिसके बारे में लिख रहे हैं आप उसी टॉपिक की जो है आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। उसके बाद आ जाता है जी आपका साथ था एक्सप्लेनेशन अच्छी होनी चाहिए, उसकी सपोर्ट अच्छी होनी। अगला आ जाता है जी आपके टॉपिक सेंटेंसेस।
टॉपिक सेंटेंसेस क्या होते हैं आपके, जिस तरह आप इस सब हेडिंग टाइप होती हैं आपकी, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स आपके इसमें एक्सप्लेन किए जाते हैं छोटे छोटे हिस्सों में आपके करके अच्छे अंदाज में और क्लैरिटी और यूनिटी के साथ ये राइटिंग की जाती है। उसके बाद अगला आपका टॉपिक आ जाता है प्री राइटिंग टेक्निक्स। प्री राइटिंग टेक्निक्स आपकी क्या होती हैं, ये कुछ स्टेजेस होती हैं जो कि राइटिंग प्रोसेस की इससे पहले होती हैं या राइटिंग प्रोसेस के स्टार्ट में होती हैं, जहाँ राइटर इकट्ठे होते हैं और अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं और एक ड्राफ्ट बनाते हैं। एक ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट एक फॉर्मेट टाइप बनाना है कि हमने ये काम करना है, ये हमारे आइडियाज़ हैं, सारा कुछ राइटर्स के जो है उसमें सारी उसका स्ट्रक्चर, उसकी क्लैरिटी और उसका सारा आइडिया बताया जाता है। सबसे पहली चीज़ है इसमें जी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है जी, जो एक अचानक आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे होते हैं ना, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। जिस तरह आप हेल्थ एंड बेनिफिट के बारे में आप कर रहे हैं ना, फिट्स ऑफ एक्सरसाइज एक टॉपिक है, उसके बारे में कर रहे हैं, तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होगी, सबसे पहले आपके माइंड में आएगा फिटनेस, फिर वेट लूज, फिर बेटर स्लीप, फिर रिड्यूस स्ट्रेस, फिर बूस्ट एनर्जी और इम्प्रूव्स मूड। यानी कि आपके माइंड में एक उसका एक स्टेप्स बन जाएंगे, एक आइडिया आ जाएगा, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। उसके बाद फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग में क्या होता है जी, आप एक पीरियड अपना सेट कर लेते हैं, एक टाइम सेट कर लेते हैं 5 से 15 मिनट का, जो कि बगैर टेंशन के, बगैर कुछ सोचे, आपने ग्रामर स्पेलिंग की मिस्टेक की है बगैर, सिर्फ आपने उस पर लिखना होता है। ओपनली लिखें, खुलम खुला लिखें, यानी कि उसमें आपने ये नहीं देखना आपकी ग्रामर की गलती है, स्पेलिंग की गलती, बस आपने अपने आइडिया को एक रिटन फॉर्म में ले आना है। उसके बाद माइंड मैपिंग। अब आपने आइडिया लिख लिया है, आइडिया लिखने के बाद आप उसकी एक टेक्निकल तरीके से उसका मेन आइडिया बनाएंगे और उसको लिखेंगे एक तरीके से, और उसके आइडिया की ब्रांचेस बनाएंगे जिसके ज़रिए आप इसको ज़रा अच्छे से बना लेंगे। ये एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, आप लोग देखी जाइएगा। मैं ज़रा कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चर छोटे से छोटा हो और आपको बस समझ आ जाए, बाकी याद तो आप लोग कर ही लेंगे। उसके बाद लिसनिंग। लिसनिंग ये एक जो आइडिया और आपके वर्ड्स हैं उसके बारे में कह रहा है जी कि लिसनिंग का मतलब लिस्टिंग में क्या होगा, आपके आइडियाज़ को एक तरतीब के साथ एक लिस्ट बना लेनी है आपने, एक उसके टॉपिक्स वाइज एक ऑर्गेनाइज कर लेना है। ये देखो जिस तरह ये एक उसने एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चनिंग। इसमें आप डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन करेंगे और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड करेंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, ETC। उसके बाद आउटलाइनिंग। इसके बाद आप उसके टॉपिक्स बना लेंगे, आउटलाइन बना लेंगे और उसके जो है आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो। ये समरी टेबल में आपका इजीली आपको बताया गया है एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद आ जाता है जी 3 स्टेज प्रोसेस। ये क्या होता है जी, ड्राफ्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग आइडियाज इनटू कंप्लीट सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। अब आपने आइडियाज़ बना लिए हैं, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, लिख लिया, उसको आउटलाइन बना ली, अब उसको आपने एक इफ़ेक्टिव तरीके से शो भी करवाना है एक स्ट्रक्चर और मीनिंगफुल राइटिंग में। ये है ड्राफ्टिंग आपकी। इसकी 3 मेन स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज आपकी रफ ड्राफ्टिंग। रफ ड्राफ्टिंग में आपने क्या करना है जी, आपने आइडिया को पेपर पे लिखना है, किसी भी ग्रामर, स्पेलिंग या कोई ऑर्गेनाइजेशन की गलती के बगैर को सोचे बगैर आपने फ्रीली खुलम खुला इसमें लिखना है। अब किसी भी टेंशन के बगैर आपने बस अपने आइडिया को लिख लेना है कि आपका आइडिया आपसे गुम ना हो जाए। उसके बाद रिवाइजिंग। यहाँ पे आपने अपने आइडिया को बार बार पढ़ना है और उसको, उसका कंटेंट, उसका स्ट्रक्चर, उसकी क्लैरिटी को बार बार अच्छा करना है। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स आपने यूज़ करके उसको अच्छा बनाना है। ये इस स्टेप में ये हाईलाइट हो रहा है, ये इस स्टेप में, ठीक है। इसके जो है आपका कंटेंट इम्प्रूव होगा, ऑर्गेनाइजेशन इसकी अच्छी होगी, क्लैरिटी होगी और इसकी स्ट्रेंथ जो है स्ट्रांग बनेगी। उसके बाद एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। एडिटिंग होता है आपने अपने टेक्स्ट को
चेंज करना है, अच्छे वर्ड में कन्वर्ट करना है, और प्रूफ रीडिंग में आपने उसको बार बार पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ के उसमें से गलतियां दूर करनी है। ठीक है, प्रूफ रीडिंग आप किसी ऑनरेबल पर्सन से भी करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद रिवाइजिंग और एडिटिंग। रिवाइजिंग एंड एडिटिंग क्या है? जब ड्राफ्टिंग आपने कर ली तो एक राइटिंग का एक हिस्सा आपके पास आ गया, इसके बाद आप उसको रिव्यू करेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे, जो कि आपका रिवाइजिंग एंड एडिटिंग स्टेज में होता है। सबसे पहले रिवाइजिंग होगा। रिवाइजिंग में आप उसको बार बार रिव्यू करेंगे, बार बार पढ़ेंगे उसके कंटेंट्स को, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को, क्लैरिटी को और कोहेरेंस को। अब ये 4 चीज़ें तो आपको पहले से पता चल गई हैं ये होती क्या है। उसके बाद इसकी एडिटिंग में आप क्या करेंगे जी, इसको इम्प्रूव करेंगे, इसकी लैंग्वेज के एरर दूर करेंगे, इसकी एक्यूरेसी लेके आएंगे, इसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स खत्म करेंगे, इसकी पंक्चुएशन खत्म करेंगे। मेरा मतलब खत्म करने का मतलब पंक्चुएशन में गलतियां खत्म करनी है। स्पेलिंग्स इसके ठीक करेंगे, उसके बाद इसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर अच्छा बनाएंगे, इफेक्टिव बनाएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये आ गया जी आपका इसमें छोटा सा डिफरेंस कि रिवाइजिंग और एडिटिंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी प्रूफ रीडिंग। ये होता है जी फाइनल स्टेप आपकी किसी भी राइटिंग का, ऑलमोस्ट फाइनल। इसके बाद भी 1-2 स्टेप्स आने हैं। प्रूफ रीडिंग आपका होता है जी जब आपने फाइनल स्टेज होती है आपके राइटिंग प्रोसेस की, और ये फाइनली ही है, सॉरी फाइनल स्टेज है जहाँ पे आपने केयरफुली यानी कि बड़ी एहतियात के साथ इसको देखना है और आपके अपने ड्राफ्ट को, उसके एरर्स को दूर करना है, जिस तरह स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन, फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट और उसकी थ्योरेटिकल मिस्टेक्स वगैरह को दूर करना है। प्रूफ रीडिंग जो है वो उसकी किस तरह एक ड्राफ्टिंग की ही एक टाइप है, ड्राफ्टिंग की ही एक ट्यून है, वो किस तरह है, क्योंकि ड्राफ्टिंग में हमने रिवाइजिंग करनी है और प्रूफ रीडिंग करनी है, इसमें भी यही काम करना है। ये सारा आप ज़रा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसकी एग्जांपल भी आगे दी हुई है। उसके बाद है जी पीर रिव्यू। पीर रिव्यू क्या होता है जी, ये स्किल लेवल एक सेम उसी तरह स्किल लेवल होता है। इसमें पहले रीड किया जाता है, उसके बाद इसको इवेल्युएट किया जाता है और उसके बाद आपको एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया जाता है। ये पीर रिव्यू और जो रिसर्च पेपर्स में रिसर्च आर्टिकल्स ऐड होते हैं ना, ऑलमोस्ट वही होता है। यानी कि उस चीज़ के बारे में आपने इफ़ेक्टिव रिव्यू लिख के शेयर करना है। इसका पर्पस क्या होता है कि इसकी जो आउटसाइड पर्सपेक्टिव है किसी भी वर्क का, वो आपने बताना है, उसकी ओवरलुकिंग बतानी है, उसका क्लैरिटी, उसका स्ट्रक्चर और उसकी एफिशिएंसी बतानी है। ये इफ़ेक्टिव फीडबैक किस तरह दिया जाता है? सबसे पहले उसका आपने पॉजिटिव से शुरू करना है, उसके बाद उसकी स्पेसिफिकेशन बतानी है, उसके बाद उसकी राइटिंग पे आपने फोकस करना है। आपने राइटिंग पे फोकस करना है, राइटर पे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने राइटिंग पे फोकस करना है, राइटर पे नहीं। इसका क्या मतलब है? आपने ये नहीं देखना है राइटर अच्छा है तो इसने अच्छा लिखा होगा, आपने देखना है उसने लिखा क्या है। उसने लिखा है अच्छा है तो आप उसके बारे में अच्छा रिव्यू देंगे। उसके बाद आपने रिस्पेक्टफुली उसका आंसर देना है, रिस्पेक्ट के दायरे से बाहर नहीं आना, बादब, बानसी, बेदब, बेनसी। अच्छा जी उसके बाद आपने उसको सजेस्ट करनी है इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो इसके लिए आपने उसको सजेस्ट करना है। हाउ टू रिसीव फीडबैक ग्रेसफुली। अच्छा जी, सबसे पहले ये उसके कुछ स्टेप्स हैं, ये पढ़ लीजिएगा, ये इजी हैं, कोई मसला नहीं। अगला हमारा है जी राइटिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड ऑडियंस। अब आप एक ख़ास मकसद के लिए और एक ख़ास बंदे के लिए, ख़ास लोगों के लिए आप लिखना चाहते हो तो किस तरह लिखोगे? अच्छा जी, एवरी पीस ऑफ राइटिंग इज क्रिएटेड विद अ पर्पस इन माइंड एंड फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस। हर जो राइटिंग होती है ना वो एक ख़ास मकसद के लिए होती है और ख़ास
लोगों के लिए होती है, उसका एक आइडिया आप लेते हैं और उसके बाद आप उसकी एक शेप बनाते हैं, उसका कंटेंट बनाते हैं, उसकी टोन बनाते हैं, उसका स्टाइल बनाते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं और ये आपकी हो जाती हैं। सबसे पहले आपका पर्पस ऑफ राइटिंग, सबसे पहले आपने अपना गोल देखना है कि आपका जो फैक्ट्स, डाटा और उसका एक्सप्लेनेशन है, उसकी क्लैरिटी है। उसके बाद एग्जाम्पल फॉर्म्स हैं, जिस तरह आपके न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और मैनुअल्स वगैरह हैं, एसेज वगैरह हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं। हर चीज़ का एक अलहदा टाइप होता है। उसकी टोन नेचुरल है, क्लियर है या ऑब्जेक्टिव बेस है। उसके बाद एनालाइज करना है, उसको एनालाइजिंग में उसमें आपने बताना है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है उसका आइडिया और उसकी इवेंट्स अंडरस्टैंडिंग वगैरह वो क्या है। ये इजी से छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये आप खुद ही भी कर सकते हैं, मैं बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। उसके बाद परस्यूट है, इसमें आपने ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू लेना है और उसके उनके आइडिया को अडॉप्ट करके उसको एक्शन में लेके आना है। उसके बाद आ जाती है एंटरटेन। अब आपने ये देखना है कि आपकी ऑडियंस इसको पसंद भी कर रही है या नहीं। कंसीडरिंग द ऑडियंस, आप अपनी ऑडियंस को देखेंगे कि आपकी ऑडियंस क्या है, वर्ड चॉइस है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, ये सारा कुछ आप इसमें देखेंगे। आपकी ऑडियंस चाहती क्या है। अब स्कूल के बच्चे हों, उनको आप म्यूज़िक तो नहीं ना दे रहे होंगे, उनको इन्फॉर्मेशन देंगे स्टडी के रिलेटेड। अब क्लब के स्टूडेंट्स हैं तो उनको आप म्यूज़िकल इन्फॉर्मेशन देंगे। ये सारा आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद पब्लिक ऑडियंस राइटिंग है। अब पब्लिक ऑडियंस के लिए आप सबसे पहले देखेंगे उसकी तीन चार चीज़ें हैं कि वो एक्सेसिबल हो, यानी कि इजी टू अंडरस्टैंड हो। उसके बाद एंगेजिंग हो, यानी कि वो लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, उसको देख भी रहे हो। क्लियर और पर्पसफुल हो, यानी कि उनका जो मैसेज है वो आपने अपना मैसेज डिलीवर जो करना है वो एक इफ़ेक्टिव वे में करना है। ऑफन इंफॉर्मेटिव और प्रोसेसिव, ये इंफॉर्मेटिव और प्रोसेसिव हो जाए तो इसमें आपने सिर्फ अपनी देखना है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इफ़ेक्टिव है और लोग उसको अच्छे से समझ रहे हैं। अगली चीज़ है एंगेजिंग लैंग्वेज। आपका लैंग्वेज पे ग्रिप होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज की आपकी वर्डिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए। वर्ड्स जो होते हैं ना वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में भी। आपके अल्फाज जो हैं एक अहम किरदार अदा करते हैं। अल्फाज इंसान को जो है इज़्ज़तदार बनाते हैं, वही इंसान को जो है बेइज्जत कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपकी है इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज। इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज जो होती है उसमें आपने क्या करना है जी, क्लैरिटी, प्रेजेंट फैक्टर्स अपने देखने हैं और एक्सप्लेनेशन देखनी है और अपनी गाइडेंस वगैरह बतानी है। ये तो कोई इतना मुश्किल नहीं, आपको पता चल ही रहा है। प्रोसेसिव लैंग्वेज है, इसमें आपने इन्फ्लुएंस अपने ओपिनियंस और अपने एक्शंस वगैरह को बताना है, ठीक है, जिस तरह इसकी एग्जांपल्स वगैरह। उसके बाद टोन एंड स्टाइल है। टोन और स्टाइल क्या होता है, ये टोन जो होती है वो एटीट्यूड या इमोशन वगैरह होते हैं और स्टाइल आपकी चॉइस होती है जो कि अल्फाज की या सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है या आपकी अप्रोच होती है जो कि आप अपने आइडिया को प्रेजेंट करते हो। आप ये भी कह सकते हैं टोन आपका एक आइडिया होता है और स्टाइल उसको प्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन टोन आइडिया नहीं होता है, ये आपका एटीट्यूड या आपके इमोशंस होते हैं। इमोशंस वैसे आइडिया ही होते हैं। ये आप कुछ इसकी आपका एक टेबल में स्पेसिफाई कर रहा है कि किस तरह की ऑडियंस में किस तरह की टोन रखनी है और किस तरह का स्टाइल आपने यूज़ करना है। ये आगे उसकी एग्जांपल्स हैं, कुछ टिप्स हैं, ये सारे देख लीजिएगा। उसके बाद अगला आ जाता है जी प्रोसेस एनालिसिस एक्सपोजिटरी राइटिंग। इसको हम देखते हैं जी, ये इम्पोर्टेंट लग रहा है जी, इम्पोर्टेंट है, लग नहीं रहा है। अच्छा जी, इसमें क्या होता है जी, प्रोसेस एनालिसिस एक्सपोजिटरी राइटिंग जो होती है ये भी एक्सपोजिटरी राइटिंग की टाइप्स हैं। इसमें आपने क्या बताना होता है जी, कैसे ये हुआ और कैसे हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस इसमें रखना है आपने। इसका पर्पस क्या होता है, उसमें आपने बताना होता है किस तरह एक टास्क को आप परफॉर्म कर सकते हैं या किस तरह कोई चीज़ काम करेगी या फिर किस तरह कोई नेचुरल वर्क अकर करेगा। जिस तरह हमारे महकमा मौसमियात वाले बता देते हैं ना
कि 3 तारीख वाले दिन जी बारिश होगी, इतने % चांसेस हैं, तो वो उसकी अक्रेंस बता देते हैं कि वो कब होगी, लेकिन ये इसने ये भी बताना है ये कैसे होगी। उसने वैसे तो वो भी बता देते हैं मूसलाधार बारिश होगी, हल्की फुल्की बारिश होगी। अच्छा, इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें जो क्लैरिटी, कोहेरेंस, ये सारा कुछ ही आ जाता है। सारे करैक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। इसका एक स्ट्रक्चर है, पहले इंट्रोडक्शन है, फिर बॉडी है, उसके बाद कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में उसका आपने तारुफ करवा देना है। बॉडी स्ट्रक्चर में आपने उसकी सारी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिख देना है। कंक्लूजन के अंदर आपने अपने आइडिया का ओवरव्यू दे देना है। ये एक एग्जांपल भी है। उसके बाद उसके कई ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, कुछ लफ्ज़ हैं जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कॉज एंड इफ़ेक्ट्स जो हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग में, वो क्या होते हैं। कॉज हमारे पास कोई भी वजह होती है जो आपकी राइटिंग एक्सप्लेन करती है। रीज़न, उसको कहते हैं कॉज। और आपका जो काजुअल रिलेशनशिप है वो किसी इवेंट, किसी एक्शन या किसी फिनोमेना के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो होता है। इसका मकसद क्या होता है कि कोई चीज़ कैसे हुई, कैसे एक इसका जो उसका होने का नतीजा क्या बना, और उसका ताल्लुक़ जो है उस में, ये सारा कुछ देखते हैं इसमें। अच्छा जी, अगली चीज़ है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कॉज एंड इफ़ेक्ट्स। अच्छा जी, कॉज एंड अच्छा, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उसके फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजूहात क्या बनी। कॉज और इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस है। क्लैरिटी, लॉजिक सीक्वेंस, कोहेरेंस एंड एविडेंस बेस। एविडेंस होता है कोई भी सबूत, कि आपको कोई सबूत उसके बारे में मिला है, क्या क्या उसमें कोई फैक्टर मिला है। लॉजिकल सीक्वेंस होता है आपने लॉजिकली अपने दिमाग से सोचना है कि ये किस तरह हो सकता है, क्या हुआ कितना। जिस तरह CID आप देखते होंगे, कोई अगर स्टूडेंट आप में से CID देखते होंगे, तो CID में जिस तरह वो डिफरेंट फैक्टर्स देख के उस केस को सॉल्व करते हैं, वो सारा कुछ ये कॉज एंड इफ़ेक्ट्स में होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी पैराग्राफ। आपका इंट्रोडक्शन है जी, किसका है जी, ये थोड़ा सा एक मिनट देखते हैं। कोई नहीं, ये एग्जांपल है आपकी। जिस तरह उसका इंट्रोडक्शन है, फिर उसकी बॉडी ऑफ प्रोग्राम है, उसके बाद उसकी कंक्लूजन कर दिया है, और बॉडी ऑफ प्रोग्राम में उसके डिफरेंट फैक्टर्स उसने बताए हुए हैं। उसके बाद कंप्रीहेंसिव एनालिसिस है। कंप्रीहेंसिव एनालिसिस क्या करता है जी, दो से या उससे ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आइडेंटिफाई देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस। अच्छा जी, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान उसका सिमिलरिटीज़ और उसके डिफरेंसेस को जो है वो उसका पता करता है। यानी कि ये एक दूसरे से मिलते किस तरह है और एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह है। इसका एक स्ट्रक्चर है, उसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पैराग्राफ, पॉइंट टू पॉइंट उसका मेथड लिखा जाता है, फिर ब्लॉक मेथड लिखा जाता है। ये सारा कुछ आ जाता है। ये इतना कोई है नहीं है, मेरे ख्याल से ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद एथिकल कंसिड्रेशन और इन इंश्योरिंग ओरिजिनल राइटिंग। ओरिजिनल राइटिंग में आप जो एथिकल कंसिडरेशन है वो कैसे करते हैं, आप अपनी प्लेजरिज्म को अवॉइड करेंगे, यानी कि आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आप क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, इसमें आप क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी आपकी क्या है, आपने उसको इतना आसान वर्ड्स में लिख देना है कि अगला बंदा समझ सके। उसके बाद एवेल्यूएटिंग इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन वैलिड और क्वालिटी जो है उसकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद मैं ओवरव्यू दे जा रहा हूँ, आप लोग खुद ही याद कर लीजिएगा। सिटिंग एंड रेफरेंसिंग, उसके बाद उसके अंदर रेफरेंसेस अच्छे हों, जिस तरह के आपने अगर कोई दीनी टॉपिक लिखा है तो उसके अंदर कुरान और हदीस का आपने उसमें अच्छा करके रेफरेंस देना है। उसके बाद मेंटेनिंग इंटीग्रिटी इन फ्रेजिंग, इसमें आपने उसकी इंटीग्रिटी दूर करनी है। इंटीग्रिटी वही है जो आपकी कंप्यूटर वाली इंटीग्रिटी है। अच्छा जी, उसके बाद रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये एक मिनट देख लेने दें। अवॉइड अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ प्रोटेक्टेड
मटेरियल। अब आप उन मटेरियल्स का अनऑथराइज्ड यूज़ नहीं करेंगे, गैर कानूनी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका सही इस्तेमाल करना है। अपने वर्ड्स भी आपने सही रखने हैं, कोई गलत अल्फाज, कोई गलत क्वेश्चन, गलत तस्वीर या गलत कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी। इंश्योरिंग फेयर एंड बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, उसका बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दे देनी है, ठीक है। एथिकल कंसिडरेशन, प्रॉपर सिटेशन एंड रेफरेंसिंग, इसमें आप साइटेशन और रेफरेंसिंग, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साइटेशन क्यों इम्पोर्टेंट होती है? सबसे पहले क्रेडिट टू ओरिजिनल ऑथर, सबसे पहले ओरिजिनल ऑथर जो असली ऑथर है उसको आपने क्रेडिट देना है, उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है। उसके बाद अवॉइड प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म होता है इसमें कोई कॉपी पेस्ट ना हो, कहीं से कॉपी ना किया हो, वो प्लेजरिज्म कहलाता है, उससे बचना है। उसके बाद आपने अलाउ रीडर्स टू वेरीफाई सोर्स, आपने अपने रीडर को कहना है, जो रीडर होगा वो लाजमी है उसके लिए कि वो उसमें जिस सोर्स का रेफरेंस दिया है वहाँ से जाके वेरीफाई करे कि ये रेफरेंस है, यहाँ पे वाकई ही ये चीज़ अवेलेबल है और ये इसी तरह वैलिड है। स्ट्रेंथ योर क्रेडिबिलिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी होती है रिप्यूटेबल सोर्स, अपने जो सोर्स वगैरह हैं उसकी अथॉरिटी, योर राइटिंग, जो रिसोर्स हैं उसकी अथॉरिटी वगैरह का भी उसमें अहम किरदार आपने लेके आना है। उसके बाद साइट एवरी सोर्स यू यूज़, आपने जो सोर्स यूज़ करना है उसको आपने लिखना भी है उसके अंदर अच्छे से, ठीक है। यूज़ स्टैंडर्डाइज्ड साइटेशन स्टाइल, ये आपके कुछ स्टाइल्स हैं, एक APA है, दूसरा MLA है, तीसरा कैनोनिकेज है और चौथा हार्वर्ड वर्ड है। ज़्यादातर हमारे APA यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद MLA है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ये भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। बाकी दो जो है कम यूज़ किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे APA यूज़ किया जाता है। APA जो है एजुकेशन, साइकोलॉजी और सोशल साइंस में यूज़ किया है, जिस तरह आपके आर्टिकल्स और रेफरेंस लिस्ट्स वगैरह बनाने के लिए। MLA जो होता है वो ह्यूमैनिटीज़ और लिटरेचर में यूज़ होता है, ये ऑथर के पेज नंबर टेक्स्ट कंटेंट्स में बनाने के लिए और आपकी वर्किंग साइट्स पेज वगैरह पे यूज़ होता है। बाकी ये जो दो हैं, ये एक हिस्ट्री में यूज़ होता है, दूसरा बिजनेस में यूज़ होता है या फाइन आर्ट्स वगैरह में यूज़ होता है, तो इसके इतना यूज़ नहीं है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा ये। तीसरा है आप कंसिस्टेंट रहें, अपनी वर्किंग को आपने जो है एक फ़्लो में लेके जाना है, इसमें कोई ये जो है कह लेंगे इसमें कोई आपका इसको क्या कह सकते हैं हम, कोई खलल नहीं पैदा होना चाहिए। एक्नॉलेज सेकेंडरी सोर्स प्रॉपर्ली, अपने सेकेंडरी सोर्सेज जो हैं जो मेन सोर्स के अलावा दूसरे सोर्स सेकेंडरी सोर्स कहलाते हैं, वो भी आपने अच्छे से जो है लिखने हैं और ओरिजिनल लिखने हैं। चेक एक्यूरेसी, आपने उसकी एक्यूरेसी को बाहर रखना है, यानी कि उसका एक्यूरेट यूज़ करना है। प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म होता है कॉपी पेस्टिंग, यानी कि आपने किसी और का आइडिया जो है चोरी करके आपने अपने वर्ड में अपने उसमें लिख दिया है, इसको प्लेजरिज्म कहते हैं, जो कि आपके इसमें नहीं माना जाता है। उसके बाद एथिकल कंसिडरेशन में रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऑनेस्टी इन एकेडमिक वर्क, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, अक्यूरेबिलिटी, ये सारा कुछ आता है। यानी कि आपका जो है आपका अपनी स्किल्स, आपका अपना सारा कुछ शो होता है, किसी का आपने आइडिया चोरी करके इसमें नहीं शो करवाना। प्लेजरिज्म ये होता है, प्लेजरिज्म में आप दूसरों के आइडिया चोरी करते हैं, लेकिन प्लेजरिज्म फ्री टेक्स्ट ही आपका अच्छा माना जाता है। ये उसकी कोई जो प्रैक्टिसेस हैं जो कि आप प्लेजरिज्म को छोड़ सकते हैं, ये कुछ आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आप प्रॉपर साइटेशन स्टाइल लेंगे, उसके बाद अपनी पैराफ्रेजिंग करेक्ट करेंगे, उसके बाद अपनी क्वेश्चंस जो हैं वो डालेंगे जो आपको बेहतर लगें। कोई नॉर्मल, ये नहीं कि आपने क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर देनी है या कोई क्वेश्चन डालनी नहीं, आपने नॉर्मल सी क्वेश्चन भी डालनी है। उसके बाद आपने अपना ट्रैक जो रिसोर्सेज का ट्रैक है वो भी एक सीधा रखना है। उसके बाद प्लेजरिज्म डिटेक्शन
टूल्स को यूज़ करें। उसके बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है, अपनी नीड्स वगैरह की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको सही रखें। उसके बाद अपने काम का पहले प्लान बनाएं, बाद में अपना वर्किंग करें। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मैं खुद कंप्यूटर का बंदा हूँ और मुझे ये इंग्लिश का इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं था। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया है, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे चैनल को फॉलो करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।